साहित्य नरेशन। आप सुन रहे हैं इस्मत चुगताई की लिखी कहानी लिहाफ। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूं तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रुमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूं। न लिहाफ से किसी किस्म का रुमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल आरामदे सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उसके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों हूं। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ते भर के लिए मुझे अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहां अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ न सकूंगी। सजा तो खूब थी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कोई रंडी बाजारी औरत उनके यहां नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक अजीबो गरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहां तो बस तालिबे इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है। वहां से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वो एक नवाब बेगम बनकर आई और छप्पर खट कर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहां लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुर्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने के दर्जों में से उन लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी, या जब वो मन्नतों मुरादों से हार गई, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा खानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है, नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन यहां भी उन्हें कुछ न मिला। इश्किया नॉवेल और जज्बाती अशआर पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला ऐसा कपड़ा लत्ता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब न तो नवाब साहब को फुर्सत कि शबनमी करतूतों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें, और न वो उन्हें आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कराई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सब के सब मजे से माल उड़ाने, उम्दा घी निगलने, जाड़ों का साजो सामान बनवाने आन मरते, और बावजूद नई रुई के लिहाफ के बड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा न था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई जिंदगी? जान की जिंदगी जो थी, जीना बिदा था नसीबों में, वो फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बों ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चुटपुट देखते देखते उनका सूखा जिस्म हरा होना शुरू हुआ। गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबो गरीब तेल की मालिश से बेगम जान की जिंदगी की झलक आई। माफ कीजिए, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसालों में भी न मिलेगा।
जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होंगी। उफ, किस शान से वो मसनद पर नीम दराज थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी कमर दबा रही थी। एक ऊदे रंग का दोशाला उनके पैरों में पड़ा था और वो महारानियों की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था कि घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी न देखी। मजाल है जो एक बाल इधर सुधर हो जाए। उनकी आंखें काली थीं और अबरू पर के जायद बाल अलहदा कर देने से कमानों सी खिंची रहती थीं। आंखें जरा तनी हुई रहती थीं, भारी भारी फूले पपोटे, मोटी मोटी आंखें। सबसे जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाज़बियत नजर चीज थी वो उनके होंठ थे। उमूमन वो सुर्खी के रंग रहते थे। ऊपर के होंठों पर हल्की हल्की मूछें सी थी और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कसकर टांके लगा दिए हों। उमूमन वो अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए खोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफेद हाथ और सुडौल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि शायद जरूरते जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वो सारे वक्त उनके छप्पर खट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सर और कभी जिस्म के दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल हौल उठता था जब देखो रब्बो कुछ न कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूं, कोई इतना छुए भी तो मेरा जिस्म सड़ गल के खत्म हो जाए। और फिर ये रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती, और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल टूट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर। और अमूमन सिर्फ रब्बो ही करती। बाकी नौकरानियां बड़बड़ाती दरवाजे पर से ही जरूरत की चीजें दे जाती। बात यह भी थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी और हजारों तेल और उबटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हां, कोई जिल्द अंदर बीमार हो तो खैर। नहीं भाई, ये डॉक्टर तो मुए हैं पागल। कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है, अल्लाह रखे खून में गर्मी है। रब्बो मुस्कुरा कर कहती और महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। ओह ये रब्बो, जितनी ये बेगम जान गोरी उतनी ही ये काली थी। जितनी ये बेगम जान सफेद थी उतनी है ये सुर्ख, बस जैसे तपा हुआ लोहा। हल्के हल्के चिचक के दाग, गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते और जिस्म में अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नथुने थे फूले हुए। हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए कूल्हों पर, वहां रपटे रानों पर और फिर दौड़ टखनों की तरफ। मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पैजामे और सफेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो फिर वो हल्की दुलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहां अच्छा मालूम होता। वो हिलती जुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुजा रही हैं, खुश्क मेवे चबा रही हैं और बस। रब्बों से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थी। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशा अल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलवों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी।
जहां उन दोनों का जिक्र आया और कह कहे उठे। ये लोग न जाने क्या क्या चटके गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती न थी। वहां तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो मुझे बहुत ही प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे आई। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी। इसलिए वो हफ्ते भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में। लिहाजा मेरे लिए उनके छप्पर खट से लगाकर छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान ताश खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं की, मैंने सोचा। रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था कि जैसे उसमें हाथ ही बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथ हिलना बंद हो गया। लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो रहो? बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज से कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा। मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर या लमुमा बैयना पर दफतन आकर अटक गई। हालांकि मुझे उस वक्त पूरी याद थी। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर दो आदमियों के खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, दूसरा कौन? और मैं भी डरी। बेगम जान, चोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नजारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की वहमी हूं। रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे कि मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था। मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपड़खट पर ही तय हो रहा था और मुझे खाक समझ ना आया। और क्या फैसला हुआ? रब्बो हिचकियां लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह चिड़चिड़ रिकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। ओह, मैं घबरा कर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया। उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही न था। नवाब साहब के यहां कुछ दिन रहा। खूब जोड़े भागे भी बने। न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता था। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहां उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उसका जोड़ जोड़ टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें न भाता था, क्योंकि खाना भी न खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं, सच कहती हूं, मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुश होती थी। जरा जोर जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर ए, जरा शाने से नीचे। हाँ वहां भाई, वाह, हाँ हाँ। वो सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान का इजहार करने लगी। और इधर। हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फख्र हो रहा था। यहां। ओई, तुम तो गुदगुदी करती हो, वाह। वो हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूं अब मैं? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई? वो हंसी। गुड़िया नहीं तो बबुआ लेना, कपड़े पहनाना खुद। मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े, सुना? उन्होंने करवट ली।
अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहां खुजली हो रही थी रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वहां रख देती, और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फिराकें कम हो गई हैं। कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सी लाए। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई है। वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसी हैं। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ न जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी न हुआ बेगम जान तो चित्त लेटी थी और मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए लड़की, देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नीचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेंप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रख कर लिटा लिया। ए कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने पसलियां गिनना शुरू कर दी। ओह, मैं मिनमिनाई। वही तो, क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बुना है, गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और एक तरफ 10। मैंने स्कूल की याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी ऊटपटांग। हटा लो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किस तरह भागूं, और उन्होंने जोर से भींचा। "उम्म, उम्म।" मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूं तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए। ऊपर के होंठ पर सियाही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होंठों पर और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ यख ठंडे थे मगर नर्म, जैसे उन पर खाल उतर गई हो। उन्होंने शाल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोनी की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गिरेबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घट रहा था। मुझे एक नामालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल हौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे भुतना सवार था। और मेरे दिमाग का ये हाल कि न चीखा जाए और न रह सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी है, और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था। और कहती किससे और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, आज रब्बों में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि रात ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूं और मरूंगी निमोनियो में। लड़की क्या मेरा सर मुड़वाएगी? जो कुछ हो हुआ गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलपची में धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली, जरा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा भाइयों से क्या लड़ती हूं जो तुम मेरी मुसीबत। मां को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, उन जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल। और यहां बेगम जान की वो दहशत जो दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, फिर वहां न टिकती। मगर लाचार थी, मजबूर कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदलकर 16 सिंगार हुए
और गरम गरम खुशबुओं के इतर ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया और वो चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं कली की तरह फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियां खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बो ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी न दिखी, झाड़ झंकार हो गई। ओहो हो, वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उसकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चुहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर सर फटकज बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह! मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लूट मचाई। मेरा रोआं रोआं कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बो मरदूद तो है सदा की चट्टो। जरूर ये तर माल उड़ा रही है। मैंने नथुने फुलाकर सूंसू हवा को सूंघा। सिवाय इत्र संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ महसूस न हुआ। लिहाफ और उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं डर गई। मालूम होता था गूं गूं करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है और अब उछलकर मेरे ऊपर आया। अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग की दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और चिपक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह! मैं गड़ाप से अपने बिछौने में। अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई की लिखी कहानी लिहाफ।